हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के सेकंड चैप्टर के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने पहले चैप्टर का वीडियो मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यदि आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का भी सिलेबस नहीं पता है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी, जहां से आप जाकर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में जान सकते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कितने कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कितने प्रैक्टिकल होने वाले हैं हमारे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में। उस सभी की जानकारी आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दी गई है, जो कि मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। तो दोस्तों, यदि आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, थर्मल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैथमेटिक्स, वर्कशॉप, इन सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल अमित टेक्निकल स्टडी 1.0 को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ हमेशा अवेलेबल कराता रहता हूं। तो आइए फ्रेंड्स, हम आज पढ़ते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रतिबल एवं विकृति, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जानेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन होती क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि जानते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होती है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जानना आवश्यक हो जाता है कि उस चैप्टर हमको क्या चीज़ पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है। तो इसका सबसे पहले हम इंट्रो जान लेते हैं। कह रहा है कि किसी भी मशीन या ढांचे के अभिकल्पन के लिए यह जानना आवश्यक है कि उसके विभिन्न पुर्जों या रंगों पर कितना बल प्रयोग या किस प्रकार का बल लगेगा, फिर अमुक्त बल से वह पुर्जा टूटता है या बचता है। इसके लिए पुर्जे के पदार्थ की ताकत, मतलब स्ट्रेंथ, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सामर्थ्य, का ज्ञान भी होना जरूरी होता है। इस अध्याय के अंतर्गत हम मशीनों के ढांचे के अवयवों, जिसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, पर बलों के प्रभाव के बारे में जानकारी करेंगे। हम अपना अध्ययन आरंभ करने के लिए सबसे पहले विभिन्न प्रकार के बलों तथा पदार्थों पर उनके प्रभाव को जानेंगे। तो ये फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सबसे पहले जानना है कि बल क्या होता है, पदार्थों पे बल का प्रभाव क्या होता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि कोई भी मैं नोटिफिकेशन डालूँ तो उसकी कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप सही से उस वीडियो को अच्छे प्रकार से देख सकें और अपने ज्ञान को बहुत अच्छे प्रकार से हाई लेवल तक ले जा चुके। तो आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज सेकंड चैप्टर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का। यहाँ पर मॉस का सेकंड चैप्टर प्रतिबल एवं विकृति। सबसे पहले हम यहाँ पर बल जानते हैं कि बल होता क्या है। आपको पता होगा कि फोर्स क्या होता है। तो आइए हम यहाँ पर आपको बताते हैं फोर्स होता है क्या। बल वह बाह्य कारक होता है, फिर से देखिए, कह रहा है कि बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने या कर सकता है या करने का प्रयास करता है। अर्थात वस्तु की गति की अवस्था जो है, यदि वस्तु गति की अवस्था में है तो उसे विरामावस्था में कर सकता है, और यदि विराम की अवस्था में है तो उसकी गति की अवस्था में कर सकता है। यही हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। अब देखिए, बल बराबर होता क्या है। अब बल बराबर होता है F=ma। एम हो गया आपका मास, ए हो गया आपका एक्सेलरेशन, जिसको हम त्वरण बोलते हैं, और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस में बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ के बराबर। और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो बल का मात्रक होता है वो आपका होता है किलोग्राम फोर्स होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बल का मात्रक यहाँ पर किलोग्राम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि दाब क्या होता है कि किसी बॉडी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। फ्रेंड्स, आप फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि किसी बॉडी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, कि मतलब किसी बॉडी के इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है वही हमारा दाब कहलाता है। जैसे कि इसको हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये आपकी कोई बॉडी है, इसके यहाँ पर क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, यहाँ पर आपका इसके प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल लग रहा है, वही आपका दाब कहलाता है। और दाब बराबर होता क्या है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है।
तो ये आपका बल हो गया। और प्रति इकाई जो किसी एक पॉइंट पर आपका बल लग रहा है वही आपका क्या होगा, क्षेत्रफल के स्थान पर किसी एक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल आपका दाब कहलाता है। इसको आप फिगर के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। अब P बराबर F अपान ए, P से प्रेशर होता है, F से फोर्स होता है, A से अपान एरिया होता है। दाब का जो मात्रक होता है वो हमारा होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर नोट पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर नोट पॉइंट कह रहा है कि दाब में बॉडी पर लगने वाला बल बाह्य होता है। जब कभी भी बल बॉडी पर बल लगता है दाब के कारण तो वह हमेशा बाह्य बल होता है। अब जानेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। जी हाँ फ्रेंड, स्ट्रेस और स्ट्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बोलेगा भैया जी बताइए कि प्रतिबल होता क्या है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि प्रतिबल होता क्या है। तो किसी बॉडी के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बाह्य बल, फिर से समझिए, कह रहा है कि किसी बॉडी के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बाह्य बल के प्रभाव से बॉडी के अंदर से भी उसी परिणाम का एक आंतरिक बल उसी क्षेत्रफल के उसी सेक्शनल कॉट के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करता है। यही आंतरिक बल को हम प्रतिबल कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी बॉडी के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बाह्य बल के प्रभाव से बॉडी के अंदर से भी उसी परिमाण का बल एक आंतरिक बल उसी सेक्शनल कॉट के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करता है। इसी आंतरिक बल को हम प्रतिबल कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी भी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो दीवार भी आपके विपरीत में भी उतने ही फोर्स का आपका कितना बल अप्लाई करती है। यही आपका क्या हो जाता है, प्रतिबल हो जाता है। यहाँ पर अंतर क्या है कि आपका जो बल लगता है वो इकाई क्षेत्रफल पर लगता है। जैसे ये आपकी वस्तु हो गई, यहाँ की इसके आपके इकाई क्षेत्रफल पर लगती है तो यही आपका क्या हो जाता है, प्रतिबल हो जाता है। दोस्तों आपको नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको इस वीडियो का जो पूरा पीडीएफ है वहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि आपका ये कोई वस्तु है और यहाँ पर किसी इकाई क्षेत्रफल पर इसका क्या फोर्स लग रहा है, बाह्य बल लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए इधर से भी बाह्य बल लग रहा है। तो ये आपका इधर से आपने बाह्य बल लगाया तो वस्तु भी आपके विपरीत दिशा में क्या ये इंडिकेट करता है कि वस्तु के भी आपके विपरीत दिशा में बल लगा रही है। इसी तरह इधर से हमने बाह्य बल लगाया तो वस्तु के अंदर से भी आपके उसके विपरीत में आंतरिक बल कार्य करता है। तो प्रतिबल बराबर हो गया बल बटे क्षेत्रफल। अब बल कौन सा है, ये आंतरिक बल है ना कि बाह्य बल। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर नोटिस करिए पॉइंट को, जो आपका ये बल है ये ना कि बाह्य बल होने के अतिरिक्त ये आपका क्या आंतरिक बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर P बराबर F अपान ए, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर नोट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि प्रतिबल में कार्यकारी बल आंतरिक बल होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रतिबल में जो कार्यकारी बल होता है वो आपका आंतरिक बल होता है ना कि बाह्य बल होता है। अब फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे आपके प्रतिबलों के प्रकार, यहाँ पर ना कि प्रकाश है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है प्रतिबलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रतिबल मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड साधारण प्रतिबल। अब साधारण प्रतिबल 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 तनाव प्रतिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, और दूसरा हो गया संपीड़न प्रतिबल टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा हो गया आपका शियर और टेंजेंटल स्ट्रेस, जिसको हम बोलते हैं कर्तन एवं स्पर्शिव प्रतिबल। थर्ड हो गया आपका डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस, जिसको हम बोलते हैं सीधे नमन प्रतिबल। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 टेंसाइल स्ट्रेस होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तनाव प्रतिबल। ऐसा प्रतिबल जिसके प्रभाव से बॉडी या आपकी जो कोई भी पिंड है खिंचाव की अवस्था में होती है, वही आपका टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। कह रहा है कि ऐसा प्रतिबल जिसके प्रभाव में मान लिया ये कोई क्या है आपकी बॉडी है, खिंचाव की अवस्था में होती है, वही आपका टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है। जहां से मान लीजिए आपकी बॉडी इधर से आप इस पर बल लगा के खींच रहे हैं, इधर से आप बल लगा के खींच रहे हैं, तो क्या है वस्तु तनन की अवस्था में टेंसाइल स्ट्रेस की अवस्था में वही आपका टेंसाइल स्ट्रेस तनाव प्रतिबल कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस या संपीड़न प्रतिबल किसे कहते हैं। संपीड़न के नाम से ही क्लियर हो जाता है कि फ्रेंड्स आपका वहां पर वस्तु क्या हो कंप्रेस होगी, उसको दबाया जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा प्रतिबल जिसके प्रभाव में बॉडी दबाव की अवस्था में होती है, वही आपका संपीड़न प्रतिबल हो गया। जैसे यहाँ पर आपकी कोई बॉडी, आप इधर से पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इधर से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वही आपकी क्या हो गई कंप्रेसिव
एब्रेसिव स्ट्रेस कहलाती है। अब सेकंड टाइप देखते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, ना कि आपका डायरेक्ट है। यहाँ पर आपका है बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, जब कोई बॉडी किसी बीम की तरह व्यवहार करती है। अब देखिए कह रहा है कि जब कोई बॉडी किसी बीम की तरह व्यवहार करती है और उस पर लंबवत कार्य कर रही हो, तो इस कंडीशन में जो बीम है जो उसका झुकाव होने का प्रयास करती है। जब कोई बॉडी किसी बीम की तरह कार्य कर रही होती है और उस पर लंबवत बल कार्य कर रहा होता है, तो इस कंडीशन में जो बीम है झुकाव के होने का प्रयास करती है, जिससे इस नमन के विपरीत एक प्रतिबल कार्य करता है, जिसे हम नमन प्रतिबल कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ना समझ में आया हो तो आपको हम डायग्राम के माध्यम से समझ जाते हैं। कह रहा है कि जब कोई बॉडी, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, किसी बीम की तरह कार्य कर रही है। अब बीम क्या होती है, बीम एक ऐसी अनुप्रस्थ काट होती है जिसकी लंबाई उसके व्यास से कई गुना अधिक होती है, वही आपकी क्या हो जाती है, बीम कहलाती है। यहाँ पर देखिए कि यदि कोई बॉडी किसी बीम की तरह व्यवहार करती है, ये कोई बॉडी किसी बीम की तरह व्यवहार कर रही है, तो इस पर जो लंबवत फोर्स लगता है, कहने का मतलब है इस तरह से आपका फोर्स लगता है, बल कार्य कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो बीम है क्या, वो नीचे के झुकने का प्रयास कर जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए कि जो आपकी बीम है, मान लिया कि आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो आपका जो बीम है क्या, नीचे झुकने का प्रयास करती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो जब नीचे झुकने का बीम प्रयास करती है और इसी के विपरीत जो बल लगता है, जो आपका बीम को झुकने नहीं देता, इसके विपरीत जो आपका यहाँ पर बल लगता है, वही आपका नमन प्रतिबल कहलाता है, बेंडिंग स्ट्रेस कहलाता है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे बोझ या भार के प्रकार बताइए। ये जितना मैं फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ, ये सारी मैंने खुद से नोट्स बनाई है, और इससे पढ़ने के बाद आपको मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपको यहाँ पर जब आप इससे पढ़ेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की क्वेश्चन बैंक की आवश्यकता नहीं होती है। आप बुक लीजिए और ये नोट्स लीजिए, इसको दोनों को मर्ज करके पढ़िए, तो फ्रेंड्स आपको अन्यथा आपका जो मनी है उसको वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी मेहनत से ये नोट्स आपके लिए तैयार की गई है, इससे मैंने भी पढ़ा है और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, इसीलिए सोचा फ्रेंड्स कि आपके लिए भी मैं इसको लेके आऊं। तो आइए फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं कि बोझ या भार के प्रकार, टाइप ऑफ लोड क्या होता है। तो सब टाइप ऑफ लोड में फर्स्ट उसका जो टाइप होता है वो होता है अचल भार, जिसको हम डेड लोड कहते हैं। तो वे सभी लोड या भार जो सदैव अपना मान बदले बिना कार्य करते हैं तथा जिनकी क्रिया स्थिति भी निश्चित रहती है, अचल भार कहलाते हैं। कहने का मतलब है वे सभी लोड या भार जो सदैव अपना मान बदले बिना कार्य करते हैं तथा जिनकी क्रिया स्थिति भी निश्चित होती है, वो आपका अचल भार, वही आपका डेड लोड कहलाता है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपका हो गया, जैसे किसी ढांचे के सदस्यों का भार हो गया, खंभों पर केबलों का भार हो गया, और समांतर अचल भार ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करता है। फ्रेंड्स आपको होगा यहाँ पर अचल भार है, जो समांतर अचल भार होते हैं वो ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो अचल भार का सबसे जीवंत उदाहरण जो आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको ने देखा होगा जो खंभों पर केबलें लगी होती हैं, वो क्या होती हैं, अचल भार के कारण होती हैं। अब देखते हैं कि लाइव लोड या जिसको हम चल भार कहते हैं वो क्या होता है। तो वे बोझ अस्थायी प्रकार से क्रिया करते हैं और इनका मान तथा क्रिया बिंदु भी स्थिर नहीं होते हैं, जैसे कि गाड़ी में चलते फिरते व्यक्ति का जो भार हो गया, और हो गया कुर्सी मेज पर व्यक्ति का भार हो गया, तथा वस्तु का भार हो गया। जैसे कि गाड़ी में चलते फिरते व्यक्ति का भार, कहने का मतलब है ये बोझ अस्थायी प्रकार से होते हैं, ये जो बोझ होते हैं वो स्थित नहीं होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। तो जैसे गाड़ी में चलते फिरते व्यक्ति का भार हो गया, कुर्सी मेज पर व्यक्ति का भार हो गया, तथा वस्तु का भार हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सियल लोड क्या होता है। तीसरा लोड आ गया, आपने पढ़ा अचल लोड, चल लोड, और तीसरा क्या होता है, एक्सियल लोड, जिसको हम अक्षीय भार बोलते हैं। तो अक्षीय भार क्या होता है, अक्षीय भार वे भार होते हैं जो किसी अवयव की लंबाई की अक्ष पर उसके समांतर दिशा में कार्य करते हैं, यही हमारे अक्षीय भार कहलाते हैं। अक्षीय भार भी दो प्रकार के होते हैं, पहले इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि अक्षीय भार क्या होते हैं। तो अक्षीय भार वे भार होते हैं जो किसी अवयव की लंबाई के अक्ष पर, मान लिया ये कोई आपका अवयव है या आपकी कोई बॉडी है, जो इसकी अक्ष की जो लंबाई है यहाँ पर, ये आपका एकदम बीचों बीच से जो बल अप्लाई हो रहा है उसके समांतर दिशा में क्रिया करते हैं, यही आपका क्या हो जाता है, अक्षीय भार, इसको हम एक्सियल लोड कहते हैं। अब एक्सियल लोड दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया फ्रेंड्स आपका ये हो गया, आपका हो गया केंद्रीय भार, जिसको हम सेंट्रल लोड बोलते हैं। अवयव की लंबाई के अक्ष से होते हुए भार को हम केंद्रीय भार कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा जानते हैं
इसके माध्यम से कि केंद्रीय भार क्या होता है और उत्केंद्रीय भार क्या होता है। पहले हम जान लें यहाँ पर उत्केंद्रीय भार क्या होता है, इसेंट्रिक लोड क्या होता है। तो इसेंट्रिक लोड जो होता है अवयव की लंबाई के अक्ष के समांतर कुछ दूरी पर क्रियाशील भार क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, उत्केंद्रित भार होता है। कहने का मतलब है यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका अवयव है ये इसके अक्ष पर ना लगकर थोड़ा सा उसके ऊपर या नीचे लगे तो वही आपका उत्केंद्रित भार इसिएंट लोड होता है। और यहाँ पर आपका जो अच्छी केंद्रीय भार होता है उसी का आप यही उदाहरण समझ लीजिए कि आपकी ये कोई बॉडी है, इसके बीचों बीच पे जो भार बल कार्य कर रहा है वही आपका क्या केंद्रीय भार या सेंट्रल फोर्स कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट, अब आपका बी पार्ट आ जाता है अनुप्रस्थ भार टन। यहाँ पर देखिए क्या हो गया आपका बी पार्ट अनुप्रस्थ भार। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स लोड के बारे में कि अनुप्रस्थ भार क्या होता है। तो अनुप्रस्थ भार वे भार होते हैं जो अवयव की लंबाई की अक्ष के लंबरूप, अर्थात समझिए कह रहा है कि अनुप्रस्थ भार वे भार होते हैं जो अवयव की लंबाई की अक्ष के लंबरूप अर्थात उसके अनुप्रस्थ काट के तल में ही क्रिया करते हैं। वही आपके अच्छी भारों को सीधे भार तथा अनुप्रस्थ भार को कर्तन भार के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स आपको ना समझ में आया हो तो आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर मेरे, आप वहां से अच्छे प्रकार से इसकी नोट्स आप बना सकते हैं। अब देखते हैं कि तनाव भार क्या होता है, टेंसाइल लोड क्या होता है। तो टेंसाइल जो भार होता है वो का दो अक्षीय बलों का ऐसा युग्म जो किसी वस्तु को उसके दोनों सिरों पर खींचता है, इसलिए तनाव भार दोनों को एक दूसरे से दूर करने का प्रयास करते हैं। आपको पहले ही बता चुके हैं ये कोई बॉडी है भैया, इधर से लोड लग रहा है, इसमें इधर से लोड लग रहा है भैया, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है इसको भी खींच रहा है, तो जो इस पे बल लग रहा है वही आपका तनाव भार हो गया। तो यही आपका टेंसाइल लोड हो गया। अब देखते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, सीधे झुका प्रतिबल क्या होता है। जो आपका वहाँ पर प्रतिबल का फ्रेंड्स एक पार्ट छूट गया था, वहाँ पर उसी का पार्ट है, यहाँ पर आप उसी से जाइएगा देख लीजिएगा कि प्रतिबल का ये तीसरा पार्ट हो गया कि जब कोई बॉडी किसी बीम या कॉलम पर उत्केंद्रित कार्य करता है तो बीम का झुकाव होता है। इस झुकाव के विरोध में उत्पन्न हुआ प्रतिबल सीधा प्रतिबल या झुकाव प्रतिबल कहलाता है। फ्रेंड्स जो ये आपका यहाँ पर छूटा है ये आपका प्रतिबल का पार्ट है, ना कि स्ट्रेस का या लोड का पार्ट है। वहाँ पर छूट गया था तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, इसीलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। कह रहा है कि जब किसी बॉडी पर उत्केंद्रित भार कार्य करता है तो बीम का झुकाव होता है। इस झुकाव के विरोध में उत्पन्न हुआ बल सीधा प्रतिबल कहलाता है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है कि ये कोई बॉडी है, इस पर क्या भैया ऊपर से हम इस पर बल अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगी यहाँ पर क्या इसमें ये आपका झुकने का प्रयास करेगा, ये आपका क्या होगा झुकने का प्रयास करेगा बॉडी इसी तरह। तो यही आपका क्या होता है बेंडिंग स्ट्रेस कहलाता है, झुकाव प्रतिबल कहलाता है। अब यहाँ पर भैया हम पढ़ेंगे कर्तन या स्पर्शी प्रतिबल क्या होता है, इसका भी एक पार्ट था कि कर्तन और स्पर्शी प्रतिबल। तो जब किसी बॉडी पर कर्तन भार मतलब कर्तन लोड या कर्तन भार कार्य करता है तो इसके विरोध में उत्पन्न हुआ प्रतिबल कर्तन प्रतिबल कहलाता है। कहने का मतलब है कि आप यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझिए। कह रहा है कि जब किसी बॉडी पर कर्तन भार कार्य करता है तो इसके विरोध में मतलब एक बॉडी पर ये भार कार्य कर रहा है इधर की ओर, एक बॉडी पर भैया इधर की ओर एक फोर्स कार्य कर रहा है। तो इसके विरोध में जो यहाँ पर उत्पन्न क्या हुआ, इसके विरोध में जो उत्पन्न प्रतिबल होता है वही आपका प्रतिबल कर्तन कहलाता है। ये तो यही हो गया आपका कर्तन प्रतिबल। अब हम समझते हैं विकृति क्या होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी यहाँ पर आ गई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बताइए भैया विकृति क्या होती है। तो स्ट्रेस जब किसी बॉडी में बाह्य बल कार्य कर रहा है हो तो फिर से समझ, जब किसी बॉडी पर बाह्य बल कार्य कर रहा हो तो उस समय उत्पन्न प्रतिबल के प्रभाव के कारण, फिर से समझिए कि जब किसी बॉडी में बाह्य बल कार्य कर रहा हो तो उस समय उत्पन्न प्रतिबलों के प्रभाव के कारण बॉडी के आकार में कुछ न कुछ चेंजेस आ जाते हैं। यह परिवर्तन ही प्रारंभिक आकार के सापेक्ष विकृति कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। तो देखते हैं फिर से कि विकृति या स्ट्रेन होती क्या, जब किसी बॉडी में बाह्य बल कार्य कर रहा है तो उस समय उत्पन्न प्रतिबलों के प्रभाव के कारण बॉडी के आकार में कुछ न कुछ चेंज आ जाता है। यह परिवर्तन ही प्रारंभिक आकार के सापेक्ष विकृति कहलाता है। तो विकृति बराबर हो गया आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार, ये आपका हो जाता है विकृति की डेफिनेशन हो जाती है। अब फ्रेंड्स हम विकृति के पार्ट देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो विकृति के मुख्यतः तीन
पार्ट होते हैं जिसको अनुदैर्ध्य विकृति, कर्तन विकृति और आयतन विकृति के नाम से जानते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गई। ये आपकी स्ट्रेन 3 प्रकार की हो गई। अब देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होती है जिसको हम अनुदैर्ध्य विकृति बोलते हैं, क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को हम जल्दी से पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिबलों के प्रभाव में जब किसी बॉडी की लंबाई में परिवर्तन आ जाता है, कहने का मतलब है प्रतिबलों के प्रभाव में जब किसी बॉडी की लंबाई में परिवर्तन आ जाता है तो क्षण की लंबाई में हुआ परिवर्तन क्षण की प्रारंभिक इकाई के रिस्पेक्ट में अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। कहने का मतलब है, डायग्राम के माध्यम से समझिए कि यहाँ तक कोई बॉडी थी भैया, जब इस पर हमने भैया क्या लगाया, फोर्स अप्लाई किया नीचे की ओर, तो क्या हो गया भैया, हमारी ये जो बॉडी है इतनी बढ़ गई, डेल्टा एल परिवर्तन हो गया। यही हमारा अनुदैर्ध्य विकृति होता है। मतलब क्षण की प्रारंभिक लंबाई में हुआ क्षण की लंबाई में हुआ परिवर्तन मतलब डेल्टा एल बटे यहाँ पर क्षण की प्रारंभिक लंबाई। अब पूछेंगे कि डेल्टा एल क्या है, तो ये क्षण की लंबाई में जो परिवर्तन हुआ उसको हमने डिनोट किया यहाँ पर एल से, और जो क्षण की लंबाई थी टोटल पहले से उसको हमने एल से यहाँ पर डिनोट किया है। तो ये हो गई अनुदैर्ध्य विकृति। इसको अनुदैर्ध्य विकृति को हमने डिनोट किया ई एल बराबर डेल्टा एल अपान एल। यहाँ पर ई क्या कर रहता है, ई आपकी विकृति को डिनोट करता है। विकृति की कोई इकाई नहीं होती जी हाँ फ्रेंड्स, विकृति के कोई मात्रक नहीं होता। ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि पूछ लेगा कोई आपसे कि बताओ भैया विकृति की कोई इकाई होती है, तो आप बताइएगा भैया विकृति की कोई इकाई नहीं होती है। अब पढ़ते हैं इसका सेकेंड टाइप, आयतन विकृति। अभी हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, अब पढ़ेंगे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो कह रहा है किसी बॉडी के आयतन में हुआ परिवर्तन इसके प्रारंभिक आयतन से तुलना की जाए तो यह आपका आयतन विकृति कहलाता है। यहाँ पर आयतन में विकृति हो रही है, वहाँ पर उसकी लंबाई में विकृति हो रही थी। यहाँ पर नोट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि जो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल था उसमें क्या उसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा था, और कि यहाँ पर आपका जो आयतन विकृति है इसमें आयतन में विकृति हो रहा है। कह रहा है किसी बॉडी के आयतन में हुआ परिवर्तन उसके प्रारंभिक आयतन की तुलना की जाए तो यह आपका आयतन विकृति कहलाता है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं कि शियर स्ट्रेस, जिसको हम कर्तन विकृति बोलते हैं, क्या होता है। तो शियर स्ट्रेस, मान लिया डायग्राम के माध्यम से ये आपका कोई ऐसा बॉक्स है, जब इस पर बल लगा तो भाई साहब ये कितना बढ़ गया, इस प्रकार से इसमें चेंजेस आ गए। तो इसकी हम डेफिनेशन के माध्यम से इसको हम समझते हैं कि कह रहा है कि जब दो प्लेटों को किसी रिवेट से जोड़ा जाता, मतलब दो प्लेटें उनको किसी रिवेट के माध्यम से जोड़ा जाता है और उसमें परस्पर खिंचाव का बल कार्य कर रहा होता है। यहाँ पर देखिए ये जब फोर्स यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में बॉडी के अंदर जो उत्पन्न प्रतिबल होता है वही हमारा फ्रेंड्स क्या होता है, कर्तन होता है, प्रतिबल होता है। और इसी प्रतिबल के प्रभाव में बॉडी की आकृति तथा आकार में क्या होता है, कुछ विकृति उत्पन्न हो है, और यही विकृति हमारी कर्तन विकृति कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके विकृति के 3 पार्ट हो गए आपके कंप्लीट। अब यहाँ पर आपका फिर से इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक आ जाता है, कहेगा भैया जी बताइए कि प्रतिबल और विकृति एवं यंग प्रत्यास्थता गुणांक में संबंध व्यक्त करिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हुक्स लॉ आना चाहिए। हुक लॉ क्या कहता है कि हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा के अंदर क्या होता है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। पी हमारा प्रतिबल हो गया, ई डिनोट करता है हमारा विकृति को। अर्थात कह रहा है कि प्रतिबल के बढ़ने से विकृति बढ़ जाती है और प्रतिबल के घटने से विकृति घट जाती है। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं पी बराबर कैपिटल ई अपान स्मॉल ई। अब कैपिटल पी अपान स्मॉल ई इक्वल टू कैपिटल ई, जहाँ क्या है ई आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो जाता है, स्मॉल ई आपकी विकृति हो जाती है, और पी आपका स्ट्रेस यानी प्रतिबल को डिनोट करता है। अब देखिए यहाँ पर अब हम जानते हैं कि पी बराबर एफ अपान ए होता है, प्रेशर बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, और ई बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे टोटल लंबाई। ये हो गया क्या, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से हो गया। अब यहाँ पर देखिए ई को हम ई बराबर क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा ई बराबर पी अपान स्मॉल ई होता है। अब हमने पी की वैल्यू कहाँ रख दी, एफ अपान ए रख दी, और ई की वैल्यू डेल एल अपान एल रख दी, इतनी रखी फ्रेंड्स। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ पर ई तो था ही, जब इसको सॉल्व करेंगे ये जब आपका पलटेगा तो एफ इंटू एल अब आ जाएगा, और इसका गुणा हो जाएगा तो ए इंटू डेल्टा एल हो जाएगा। अब डेल्टा एल की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे
तो डेल्टा एल बराबर एफ एल अपान ए ई आपका एफ फोर्स हो गया। ये प्रारंभिक लंबाई, ये आपका क्षेत्रफल डिनोट करता है, ये आपका अंग प्रत्यास्थता गुणांक को डिनोट करता है। और डेल एल आपका जो लंबाई में वृद्धि है उसको डिनोट करता है फ्रेंड्स। तो यही आपका संबंध होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक विकृति में संबंध होता है, यही आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक और भैया विकृति में संबंध होता है। आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है, कुछ नहीं फ्रेंड्स इसमें, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसको आप इस तरह के आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो इसके लिए मैं वीडियो अलग से ले आऊँगा, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा हो चुका है। आपको नेक्स्ट पार्ट में आपसे विभिन्न अनुप्रस्थ काट वाली क्षण का डेरिवेशन कराया जाएगा और आपको न्यूमेरिकल सिखाए जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपके इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल पर फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप वीडियो को अच्छे प्रकार से देखें और अपने ज्ञान को बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ा सकें और अपने परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप प्राप्त कर सकें। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।